रिवरस्टोन विश्वविद्यालय, ब्लेज कैंपस, प्रयोगशाला भवन डी, परीक्षा प्रश्न पत्र सुधार कक्ष। ये उम्मीदवार आखिर सोच क्या रहे थे? उनमें से एक ने दावा किया कि 9 से पास हर तरह के हमले सीख सकता है और शारीरिक और विशेष दोनों तरह के हमलों का अनुसरण कर सकता है। क्या उन्हें लगता है कि यह कोई किला है? एक वरिष्ठ छात्रा ने सिर हिलाते हुए उपहास किया। सच में, किसी ने मुझसे कहा कि नोज पास फाइटिंग टाइप मूव सीख सकता है और क्विक अटैक का इस्तेमाल भी कर सकता है। नोज पास, वो पोकेमोन जिसे 1 मीटर चलने में पूरा 1 साल लग जाता है। क्विक अटैक, ये तो स्लोपोक से स्प्रिंट करने को कहने जैसा है, एक और छात्रा ने आंखें घुमाते हुए कहा। मुझे शक है कि उन्हें पता भी है कि नोज पास क्या होता है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे आराम चाहिए, तीसरी छात्रा ने अपनी कनपटी मलते हुए कराते हुए कहा। साथ ही, मुझे बाद में नोजपैसेस को खाना भी खिलाना है। मुझे याद मत दिलाओ, इसके बाद मुझे एक चुंबकीय परीक्षण करना है। लगता है मुझे आधी रात तक यहीं रहना पड़ेगा, दूसरे ने आह भरी। स्कूल की वर्दी पहने लड़कियां परीक्षा के प्रश्न पत्र जांचते हुए आपस में अपनी शिकायतें साझा कर रही थीं और उनकी आवाज धीमी थी। आखिरकार, उनकी ट्यूटर स्कारलेट, रिवरस्टोन विश्वविद्यालय की सबसे युवा प्रोफेसर, एक मास्टर पोकेमोन ब्रीडर और ड्रैगनक्रेस्ट हॉल की मालकिन पास ही बैठी उनकी बातें सुन रही थीं। ये तो कमाल का है, एक छात्र ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इस उम्मीदवार का सुझाव है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अयस्क को पीसकर बाबिरी और चोपले बेरीज पर छिड़ककर नोसेपास को खिलाया जाए। ऐसा माना जाता है कि इससे अति तीव्रता वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके विकास को बढ़ावा मिलता है। ये लोग ये सब जानकारी कहां से लाते हैं? छात्र जोर से हंस पड़े। स्कारलेट सोफे पर लेटी हुई पोकेमोन अल्ट्रा टाइम्स का नवीनतम अंक पलट रही थी। लेकिन बाबिरी बेरी और अल्ट्रा इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सुनकर उसने ऊपर देखा। मुझे वह अखबार देखने दो। सबसे ज्यादा हंसने वाली छात्रा ने उसे वह चीज दे दी। जैसे ही स्कारलेट ने पृष्ठ को पढ़ा, उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे गंभीर हो गए। इस उम्मीदवार का तकनीकी कौशल अभी भी अपरिष्कृत है, उसने सोचा, लेकिन उनकी दूसरी ब्रीड योजना में कुछ वास्तविक संभावनाएं दिखती हैं। आपने इसे क्या अंक दिए? ओह, मैं यही पूछने वाला था। ये सामान्य उत्तरों से थोड़ा हटकर है, छात्र ने स्वीकार किया। स्कारलेट ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वे दिखावा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस योजना को इस तरह से बनाया है कि परीक्षक भी इसकी अहमियत समझ जाए। बहुत चालाक हैं। छात्र ने उत्सुकता से पलकें झपकाईं। इसे ध्यान से नोट कर लो, उनकी आईडी चेक करो और अगर उन्हें प्रवेश मिल जाए तो उन्हें मेरी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करो, स्कारलेट ने निर्देश देते हुए कागज वापस फेंक दिया। क्योंकि परीक्षा में नाम छुपाए गए थे, इसलिए स्कारलेट उम्मीदवार को तुरंत नहीं बुला सकी। नोसेपास की ऐसी समझ के साथ उन्हें प्रवेश पाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी प्रोफेसर, छात्र ने उत्तर दिया, फिर हिचकिचाया। आखिरी प्रश्न के अंक कितने आए? पूरे नंबर, स्कारलेट ने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। और आज के लैब मैग्नेटिक फील्ड को जल्दी तैयार कर लेना। इसकी तीव्रता 50% बढ़ाने की कोशिश करना। इतना कहकर वह खड़ी हुई और दफ्तर से बाहर निकल गई। जी प्रोफेसर। स्कारलेट के जाने के बाद छात्रों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर जल्दी से इकट्ठा हो गए। चलो, उस ब्रीडर प्लान को देखते हैं जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं था, एक ने चिढ़ाते हुए कहा। अरे, यहां से चली जाओ, दूसरी ने हंसते हुए उसे शरारती अंदाज में एक तरफ धकेल दिया। रिवरस्टोन विश्वविद्यालय, ब्लेज कैंपस, युद्ध क्षेत्र संख्या 24। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। मैं तुम्हारे राज की प्रशंसा कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम पर आसानी से रहम नहीं करूंगी। वरिष्ठ छात्रा का चेहरा उग्र था, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। डिक्लेट, एरियल एस का इस्तेमाल करो। हल्के नीले रंग का बत्तख का बच्चा, जिसके सिर पर दिल के आकार का एक छोटा सा निशान था, अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गया और शिकार पर निकले बाज की तरह सटीक प्रहार करते हुए नीचे की ओर गोता लगाया। शानदार गति, जॉन ने डिक्लेट के कौशल और ट्रेनिंग की प्रशंसा करते हुए कहा। राल्स, कंफ्यूजन का इस्तेमाल करो, उसने आदेश दिया। राल्स ने अपना कोमल हाथ उठाया और झपट्टा मारते हुए डिक्लेट की ओर इशारा किया। मानसिक ऊर्जा की एक अदृश्य लहर फूट पड़ी और गोता लगाते हुए डिक्लेट को जोर से टकराए। डिक्लेट हवा में ही जम गया, राल्स के भ्रम में फंसा हुआ। अपने हाथ के एक हल्के से इशारे से राल्स ने डिक्लेट को एक जोरदार टक्कर के साथ जमीन पर गिरा दिया, जिससे एक छोटा सा गड्ढा बन गया। कितना जबरदस्त कंफ्यूजन, राल्स, तुम कमाल हो। वरिष्ठ महिला की आंखें उत्साह से चमक उठी, जबकि उनका अपना पोकेमोन उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसी बीच डिक्लेट सोचने लगा, रुको, क्या मैं तुम्हारा हूं या राल्स तुम्हारा है? लेकिन मेरी डिक्लेट तो बहुत बहादुर है। डिक्लेट, वाटर गन, उसने रणनीति बदलते हुए पुकारा। लेकिन जॉन नहीं हिचका, एक बार काफी नहीं है। राल्स, लगे रहो, डिक्लेट के काम तमाम होने तक हार मत मानो। राल्स ने एक बार फिर अपना हाथ उठाया, जिससे भ्रम की एक और लहर दौड़ गई। डिक्लेट, सांस रोककर अपनी चोंच में पानी समेटने के लिए संघर्ष कर रहा था, तभी राल्स ने उसे फिर से हवा में उठा लिया और एक और जोरदार बूम की आवाज के साथ उसे वापस नीचे पटक दिया। ये सिलसिला जारी रहा। डिक्लेट एक फटे पुराने पंचिंग बैग की तरह जमीन पर उछलता रहा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। डिक्लेट की सहनशक्ति लगभग वीरतापूर्ण थी, लेकिन हर बार क्रूर था। जॉन ने अपना माथा पोंछा और सोचने लगा कि क्या उसकी छोटी राल्स उस अपार शक्ति को पूरी तरह समझ पा रही है जिसका वह प्रयोग कर रही है। वरिष्ठ व्यक्ति ने प्रशंसा और भय के मिले जुले भाव व्यक्त किए। ये प्यारा भी है और क्रूर भी, मुझे ये बहुत पसंद है। जॉन ने उसे घूर कर देखा। क्या वह सच में गंभीर थी? मुझे पता था कि राल्स ही जीतेगा, जिस क्षण गेंद मैदान पर आए। उसने राल्स की ओर इशारा करते हुए खुशी से कहा, मानो वह रेफरी को समझाने की कोशिश कर रही हो। पसीने से तरबतर रेफरी ने सोचा, महोदया, कृपया, हार तो आप ही हैं। अंत में रेफरी ने घोषणा की, डिक्लेट लड़ने में असमर्थ है। राल्स जीत गया और जीत जॉन को मिली। उस वरिष्ठ व्यक्ति ने मिश्रित भावनाओं के साथ डिक्लेट की ओर देखा, मानो वह अपने द्वारा झेले गए उतार चढ़ाव के लिए माफी मांग रहा हो। डिक्लेट ने बस पलकें झपकाईं, थका हुआ और शायद थोड़ा सदमे में, मानो कह रहा हो, अगली बार मेरे लिए एक नर्म प्रतिद्वंद्वी ढूंढो।
पोकेमोन की लड़ाई खत्म होने के बाद परीक्षक, जो राल्स के दुर्लभ शाइनी रूप से बेहद प्रभावित थी, ने सुझाव दिया कि वे एक साथ जल्दी से एक तस्वीर खींच लें। अपने पोकेगिया को दिखाते हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने जॉन और राल्स को भी तस्वीर में शामिल होने का इशारा किया। थोड़ी शर्मीली राल्स ने जॉन की ओर देखा, जिसने उसे हौसला देते हुए मुस्कुराया। धीरे से राल्ट कहते हुए वह पास आई, जिससे परीक्षक उसकी तस्वीर ले सके। बाद में उसने अपना परिचय लूसी के रूप में दिया और जॉन को और भी प्यारी मुस्कान दी। क्या हम संपर्क में रह सकते हैं? उसने संपर्क स्थापित करने के लिए अपना पोकेगिया आगे बढ़ाते हुए पूछा। जॉन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वाह, ये तो अप्रत्याशित है, उसने सोचा, हालांकि उसे यह एहसास हो रहा था कि लूसी को उसके शाइनी पोकेमोन में उतनी ही दिलचस्पी थी जितनी उसमें। वैसे भी पोकेमोन की दुनिया में एक शाइनी राल्स मिलना मानो दोस्ती करने का वीआईपी पास था। उसने कंधे उचकाए, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किए और मुस्कुरा दिया। परीक्षा हॉल से निकलते हुए उसने सोचा, अगर वह शाइनी पोकेमोन नहीं पकड़ सकती, तो मुझे लगता है कि उसके ट्रेनर को पकड़ना एक बुरा बैकअप प्लान नहीं है। पोकेमोन ट्रेनर इन सूक्ष्म शक्तियों के इस्तेमाल को जानते थे और जॉन ने सोचा कि थोड़ी बहुत नेटवर्किंग करने में कोई बुराई नहीं है। पोकेमोन की लड़ाई रिवरस्टोन विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का अंतिम चरण था, इसलिए इसके पूरा होने के बाद जॉन को केवल परिणामों का इंतजार करना था, जो 3 दिनों में ऑनलाइन प्रकाशित होने वाले थे। उसने तब तक ड्रैगनक्रेस्ट सिटी में ही रहने की योजना बनाई थी। अगर रिवरस्टोन में बात नहीं बनी, तो वह पास के ही एक और प्रतिष्ठित कॉलेज, ड्रैगनिस ब्रीडिंग कॉलेज पर विचार कर सकता था। होटल पहुंचकर जॉन बिस्तर पर लेट गया, अपना गेम बॉय निकाला और अपने रोजाना के काम में जुट गया। गेम में उसका किरदार अभी भी ड्यूफोर्ट टाउन में था, ग्रेनाइट गुफा में शाइनी पोकेमोन की तलाश में घूम रहा था। वह कई दिनों से यही कर रहा था, रास्ते में मिलने वाले हर जंगली पोकेमोन से लड़ रहा था। शाइनी पोकेमोन मिलने की संभावनाएं जरूर धांधली वाली हैं, वह पीछे झुकते हुए बुदबुदाया। 3000 लड़ाइयों के बाद भी मुझे एक भी शाइनी पोकेमोन नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही वह उम्मीद छोड़ने ही वाला था, स्क्रीन पर लाल दस्ताने पहने एक पोकेमोन दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। आखिरकार, उसने सोचा, उसे हिटमोनचान की उम्मीद थी, लेकिन नहीं, ये तो शाइनी मकुहिता था, बड़ा, अनाड़ी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ। जॉन ने आह भरी। बिल्कुल वैसा नहीं जैसा मैं उम्मीद कर रहा था। फिर भी शाइनी तो शाइनी ही होता है, इसलिए उसने एक पोके बॉल फेंकी और कुछ कोशिशों के बाद उसे पकड़ लिया। फिर उसने उसके आंकड़े देखे। मकुहिता, लड़ाई प्रकार चमकीला, स्तर 14, क्षमता, दृढ़ता किसी स्टेटस में होने पर आक्रमण 50% बढ़ जाता है, जलने पर भी आक्रमण पूरी शक्ति से बना रहता है। व्यक्तिगत मान, HP 31, आक्रमण 31, विशेष आक्रमण 1-2, रक्षा 20, विशेष रक्षा 27, स्पीड 31। धारित वस्तु, काली बेल्ट, लड़ाई प्रकार की चालों में 10% की वृद्धि। जॉन ने आंकड़ों पर गौर किया। HP, अटैक और स्पीड में उच्च मानों के साथ यह एक अच्छा टैंक साबित हुआ, लेकिन एग्रोन और स्नोरलैक्स जैसे शक्तिशाली हमलावरों के सामने इसके हावी होने की संभावना नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि शाइनी मकुहिता एक लड़ाकू से बेहतर शुभंकर बनेगा। अपने पीसी में रखने से पहले उसने ब्लैक बेल्ट चुराए और उसे अपने टॉचिक को पहना दिया। काश मैं असल जिंदगी में भी जंगली पोकेमोन से आइटम चुरा पाता, आसान कमाए। वह मन ही मन हंसा। ब्लैक बेल्ट खुले बाजार में 50,000 पोका डॉलर तक बिक सकता था, क्योंकि यह फाइटिंग मूव्स को 10% तक बढ़ा देता था। इस तरह की उच्च स्तरीय वस्तुओं की हमेशा मांग रहती थी, और हालांकि खेल में इनकी कीमत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन वास्तविक दुनिया की मुद्रा और वस्तुएं तेजी से एक दूसरे से जुड़ती जा रही थीं। कुछ देर बाद जॉन अपने राल्स को प्रशिक्षित करने में जुट गया और कुछ ही घंटों में उसे 18वें स्तर से 20वें स्तर तक पहुंचाने में कामयाब हो गया। बस 2 और स्तर, उसने उत्सुकता से सोचा, और राल्स किरलिया में विकसित हो जाएगा। अगली दोपहर जब जॉन खाना ऑर्डर करने ही वाला था, तभी उसके पोकेगिया में वाइब्रेशन हुई। यह उसके गृहनगर की एक दोस्त ग्रेस का फोन था। हे जॉन, उसकी आवाज में एक अलग ही चमक थी और उसे उसके लहजे में थोड़ी शरारत महसूस हुई। क्या तुमने लंच कर लिया है? अभी नहीं, उसने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया। उसे आज उससे कोई खबर मिलने की उम्मीद नहीं थी। मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? मेरे कुछ दोस्त यहाँ हैं, आपको वे पसंद आएंगे, उसने मजाक में कहा। जॉन मुस्कुराया। क्या वे प्यारे हैं? अगर नहीं, तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। ग्रेस हंस पड़ी। हाँ, तुम नासमझ बच्चे, और उनमें से एक मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। जॉन हंसते हुए बिस्तर पर पीछे की ओर झुक गया। तुम्हारे बाद दूसरे नंबर पर, अब तो मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ग्रेस ने आह भरी, हालांकि वह उसकी आंखें घुमाने को देख नहीं सका। अरे बस करो, जल्दी नीचे आओ, हम एम्बर लेक के पास स्नैक स्ट्रीट पर हैं। जल्दी करो, और इतना कहकर उसने फोन काट दिया, जिससे उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। मुस्कुराते हुए जॉन ने एक नई कमीज पहनी और नीचे की ओर चल पड़ा। हाई स्कूल की यादों को एक तरफ रखते हुए वह किसी परिचित चेहरे और शायद 1-2 आकर्षक चेहरों के साथ दोपहर का भोजन करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वह एक टैक्सी में बैठा और एम्बर लेक के पास की चहल पहल भरी स्नैक स्ट्रीट की ओर चल पड़ा। अब आराम करने, दिन भर की उपलब्धियों, पोकेमोन और लोगों को समझने और शायद अपने रोमांच में कुछ और यादें जोड़ने का समय था। जब जॉन आखिरकार स्नैक स्ट्रीट पर पहुंचा, तो उसने देखा कि चौराहे पर 2 लड़कियां और एक लड़का इंतजार कर रहे थे। एक लड़की आत्मविश्वास से भरी, लगभग जोशीली शख्सियत के साथ सबसे अलग दिखती थी, जबकि दूसरी लड़की में एक कोमल, मनमोहक चैप्टाम था जो शांत और सूक्ष्म तरीके से सबका ध्यान खींचता था। राहगीर शायद ही उन्हें देखते थे, लेकिन कभी कभी कोई अनजान आदमी उनके पास जाने की कोशिश करता और तभी एक भयंकर दिखने वाली गुलाबी ग्रैंडबुल उनके बीच आकर धीमी गुर्राहट के साथ उन्हें रोक देती। आदमी जम जाते, फिर डर के मारे पीछे हट जाते। उनके बगल में खड़ा लड़का भीड़ पर लगातार नजरें गड़ाए हुए था, मानो एक मूक रक्षक की तरह पहरा दे रहा हो। ग्रैंडबुल के बगल में खड़ा वह बिल्कुल एक सतर्क संरक्षक जैसा लग रहा था। आओ, तुम यहाँ हो। बहुत देर लगा दी, तुमने 2 खूबसूरत लड़कियों को 20 मिनट तक इंतजार करवाया। ग्रेस ने जॉन के पास आते ही उसे चिढ़ाते हुए उसके कंधों पर हाथ रख दिया। जॉन ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। अरे, होटल यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन इसकी भरपाई के लिए आज लंच मेरी तरफ से है।
वह उसके करीब आया और उसे ऑर्किड परफ्यूम की हल्की लेकिन साफ खुशबू महसूस हुई, ग्रेस की पसंदीदा खुशबू। बहुत बढ़िया, और तुम्हें इसका पूरा फायदा उठाना होगा, ग्रेस मुस्कुराई। फिर उसने अपने बगल में बैठी लड़की की ओर इशारा किया। जॉन, मेरी रूममेट रोज से मिलो। हम दोनों यूनिवर्सिटी के बैटल डिपार्टमेंट में हैं। रोज ने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसकी आवाज उसके रूप की तरह ही शांत और मधुर थी। हालांकि उसके बगल में बैठा ग्रैंडबुल इतना मिलनसार नहीं था, उसकी सिकुड़ी हुई आंखों फेयोहेस्ट से यह स्पष्ट था कि किसी को भी उसके ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए। और यह है, ग्रेस ने कहना शुरू किया, लेकिन उसके बगल में बैठे लड़के ने बीच में ही टोक दिया। मैं एथन हूँ, उसने उत्साह से कहा और जॉन से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। मैं भी युद्ध विभाग में हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, दोस्त। जॉन ने भौहें चढ़ाकर उसे गौर से देखा। एथन एक अच्छा लड़का लग रहा था, हालांकि वह दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक था। परिचय संपन्न होने के बाद समूह स्नैक स्ट्रीट की ओर आगे बढ़ा, जो गर्मी के बावजूद चहल पहल से भरी हुई थी। सड़क लोगों से खचाखच भरी हुई थी, खासकर अब जब कॉलेज में दाखिले का मौसम पूरे जोरों पर था। ओह, मुझे बदबूदार टोफू चाहिए, ग्रेस ने विक्रेता को देखते ही अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा। जरूर करो, जॉन मुस्कुराया। हाल ही में मिले अप्रत्याशित लाभ के बाद उसे ये तोहफा देने में उसे बहुत खुशी हो रही थी। इससे पहले कि वह अपना बटुआ निकाल पाता, एथन पहले ही विक्रेता के पास पहुंच गया था और उसे अपने पैसे दे दिए थे। जॉन ने ग्रेस से एक नजरें मिलाईं, जिसने एक शरारती मुस्कान के साथ अपनी भौहें ऊपर उठाईं। रोज शांत भाव से खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। जॉन ने अपनी हंसी दबा ली। ये स्पष्ट था कि एथन प्रभावित करने के लिए उत्सुक था। अब मुझे मीटबॉल चाहिए, ग्रेस ने शरारती चमकती आंखों के साथ कहा। अभी लाता हूँ, एथन ने बिना किसी झिझक के तुरंत कार्रवाई की। ओह, और ऑक्टोपस बॉलर्स भी, ग्रेस ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल, एथन ने बिना किसी झिझक के भुगतान करना जारी रखा, और वह ग्रेस की हर स्नैक संबंधी मांग को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रहा था। जॉन आराम से, मजे से बैठा रहा और एथन को अनौपचारिक रूप से नाश्ते का खर्च उठाने वाले के रूप में आगे बढ़ने दिया, खुद सवारी का आनंद लेने में खुश था। वे चहल पहल भरी सड़क पर घूमते घूमते हुए झील के किनारे एक शांत जगह पर पहुंचे, जहां एक मेज से शानदार नजारा दिखाई दे रहा था। ये बैठने, आराम करने और बातचीत करते हुए भोजन का आनंद लेने के लिए आदर्श स्थान था। तो आज तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? ग्रेस ने खाते खाते जॉन की ओर देखते हुए पूछा। बुरा नहीं है, मैंने सारे रिक्त स्थान भर दिए, जॉन ने सहज भाव से कहा। हालांकि ग्रेस उसे अच्छी तरह जानती थी और उसकी इस दिखावटी शेखी को पहचान गई। जब जॉन कहता था कि उसने सारे रिक्त स्थान भर दिए, तो इसका आमतौर पर मतलब होता था कि उसने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। ग्रेस मुस्कुराई। मिस्टर प्रोडिजी, आप यहाँ हैं। क्या मैं अपने पोकेमोन ब्रीडर प्लान के बारे में सलाह लेने के लिए आपको कॉल कर सकती हूँ? जॉन ने नाटकीय अंदाज में हाथ उठाया और एक खास मुद्रा बनाई। मेरे सबसे पसंदीदा हाई स्कूल के सहपाठी के लिए। बिल्कुल, मैं तुम्हें विशेष छूट भी दूंगा। हमेशा की तरह कंजूस, ग्रेस ने आंखें घुमाते हुए चिढ़ाया। रोज ने उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें सोच विचार में डूबी हुई थीं। अगर मैं भी आपसे मदद मांगूं तो क्या ठीक रहेगा? इससे पहले कि जॉन कुछ जवाब दे पाता, एथन ने उत्सुकता से बीच में ही टोकते हुए कहा, रोज, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे परिवार के पास एक पेशेवर ब्रीडर है। मैं आपके लिए सब कुछ संभाल लूंगा। रोज की मुस्कान में कोई कमी नहीं आई, लेकिन उसकी आवाज और दृढ़ हो गई। कोई जरूरत नहीं है। ईथन ने उसकी विनम्र अस्वीकृति को शर्म समझकर बात जारी रखी। अरे चलो भी, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। नहीं, रोज ने इस बार और भी दृढ़ता से कहा। ईथन चुप हो गया और जॉन को यह स्टेटस मनोरंजक लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे ईथन को एक तरफा प्यार का एहसास हो गया हो। दूसरी ओर ग्रेस बिल्कुल शांत रही और खुशी खुशी अपने स्नैक्स खाती रही। जॉन को यह बेफिक्री भरा पल, सहज बातचीत और हल्का फुल्का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। अब जिंदगी कुछ अलग सी लग रही थी, ज्यादा सुकून भरी। रिश्ते पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सरल हो गए थे। अचानक एम्बर लेक की दिशा से एक घोषणा सुनाई दी। ट्रेनर मैक्स और ईव को अगले राउंड में पहुंचने के लिए बधाई। आप क्वालिफाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। जॉन ने इधर उधर देखा और झील की सतह पर बने अखाड़े को देखा। ट्रेनर लकड़ी के तख्तों से जुड़े पत्थर के चबूतरों पर लड़ रहे थे, जिससे एक प्रभावशाली दृश्य बन रहा था। एम्बर लेक एरिना। ग्रेस की आंखें उत्साह से चमक उठीं। यह क्या है? जॉन ने उत्सुकता से पूछा। ये युगल टूर्नामेंट है, एथन ने उत्साह से बताया। शहर इसे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आयोजित करता है। इसका बड़ा इनाम या तो एक दुर्लभ पोकेमोन अंडा है या कुछ खास वस्तुएं। हमें इसमें जरूर भाग लेना चाहिए। उसने आशा भरी निगाहों से रोज की ओर देखा। रोज, क्या तुम मेरे साथ टीम बनाओगी? रोज ने सिर हिलाया और धीरे से ग्रैंडबुल नस्ल की कुतिया कोको को थपथपाते हुए बोली, नहीं कोको, आज थोड़ी थकी हुई है। ग्रैंडबुल नस्ल की कुतिया कोको ने रोज के हाथ को प्यार से सहलाया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह आसानी से प्रभावित होने वाली नहीं थी। जॉन, तुम्हारा क्या ख्याल है? ग्रेस ने पूछा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। हाँ, क्यों नहीं? जॉन ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। मजेदार हो सकता है। बहुत बढ़िया, चलो चलें। ग्रेस ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अखाड़े की ओर खींच लिया। युगल प्रारूप में 2 प्रतिभागियों की आवश्यकता थी, इसलिए जब ग्रेस लगभग घसीटते हुए जॉन को एम्बर लेक एरिना की ओर ले जा रही थी, तो एथन और रोज पीछे रह गए। एथन थोड़ा निराश लग रहा था, लेकिन जॉन पहले से ही टूर्नामेंट और उससे मिलने वाले संभावित परिणामों को लेकर उत्साहित था। एम्बर लेक एरिना के नियम सीधे साधे थे, युगल मुकाबले, जिसमें प्रत्येक टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए आधिकारिक ट्रेनर की एक जोड़ी को हराना आवश्यक था। एक टीम पहले ही स्थान सुरक्षित कर चुकी थी, जिससे केवल एक क्वालिफाइंग राउंड बाकी रह गया था। आज का टास्क क्रम एक विशेष विश्वविद्यालय के नए छात्रों का संस्करण था, जिसमें केवल विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा देने आए हाई स्कूल के स्नातकों की भागीदारी सीमित थी। कई नए प्रतिभागियों ने चुनौती को कम आंका था, ये सोचकर कि यह केवल अपने उभरते कौशल को दिखाने का एक मजेदार तरीका है।
लेकिन अखाड़े के आधिकारिक ट्रेनर ने जल्द ही उनकी अनुभवहीनता को उजागर कर दिया। उनमें से अधिकांश ने मुश्किल से 1 महीने ही पोकेमोन का ट्रेनिंग लिया था और युगल लड़ाइयों में टीम वर्क एक ऐसा कौशल था जिसकी उनमें घोर कमी थी। कुछ त्वरित एलिमिनेशन के बाद उद्घोषक की आवाज भीड़ में गूंज उठी, अब ट्रेनर ग्रेस और जॉन का मैदान में स्वागत है। जैसे ही वे आगे बढ़े, ग्रेस ने जॉन के कंधे पर हौसला बढ़ाने वाला थपथपाया। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी, उसने हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कहा। मैदान के उस पार आधिकारिक ट्रेनर दो भाई आपस में थोड़ी बातचीत कर रहे थे। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को कोहनी मारी। लगता है इस बार हमें 2 मिल गए हैं। बड़े भाई ने जॉन और ग्रेस को गुस्से भरी नजरों से देखा। बहुत खूब, मुझे ऐसे जोड़े पसंद नहीं जो अपने रिश्ते का दिखावा करते हैं। चलो इन्हें असली लड़ाई का स्वाद चखाते हैं। हाँ, देखते हैं कि उनकी छोटी सी जोड़ी हमारा सामना कर पाती है या नहीं, छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। रेफरी ने खांसी भरी नजरों से अपना गला साफ किया। आज के क्वालिफायर में ट्रेनर लिग्मा और बॉल्स का मुकाबला ट्रेनर ग्रेस और जॉन से होगा। प्रत्येक ट्रेनर एक पोकेमोन का उपयोग कर सकता है और मैच तब समाप्त होगा जब एक तरफ के दोनों पोकेमोन लड़ने में असमर्थ हो जाएंगे। उसने अपना झंडा उठाया। ट्रेनर, अपने पोकेमोन को छोड़ दो। चारों ने अपने पोकेबॉल्स को हवा में उछाला, जो प्रकाश की चमक के साथ फट गए। भाइयों के क्रैबी और हौसी झील की सतह पर तैरते प्लेटफार्मों पर दिखाई दिए। जॉन और ग्रेस की तरफ फ्रोगेडिया और क्रोकोनाव ने खुद को तैयार किया और विरोधियों पर नजर रखी। ग्रेस ने भौहें चढ़ाकर जॉन की ओर देखा। एक फ्रोगेडिया, तुमने इसे कब से विकसित किया? वह प्रभावित लग रही थी, उसकी शरारत में थोड़ी सी प्रशंसा झलक रही थी। एक प्रशिक्षु ब्रीडर होने के बावजूद जॉन आश्चर्यों से भरा हुआ था। रेफरी ने दोनों पक्षों की ओर देखा, फिर अपना झंडा नीचे गिरा दिया। लड़ाई शुरू होने दो। होर्सी, ट्विस्टर का इस्तेमाल करो, लिग्मा चिल्लाया। होर्सिया घूमने लगा, जिससे एक छोटा चक्रवात उत्पन्न हुआ जो पानी की सतह पर घूमता हुआ एक खतरनाक जलस्तंभ में बदल गया और फ्रोगेडिया और क्रोकोनाव दोनों की ओर बढ़ गया। इससे बचो, जॉन और ग्रेस ने एक साथ चिल्लाकर कहा। दोनों पोकेमोन घूमते हुए भंवर से दूर उछले और पानी में गोता लगा लिया। लेकिन जैसे ही क्रोकोनाव पानी से बाहर आया, उसे जबड़े पर एक चमकते हुए चांदी के पंजे का वार झेलना पड़ा। क्रैबी ने अफरा तफरी के दौरान चुपके से आकर क्रोकोनाव पर ऐसा हमला किया कि वह पास के एक चबूतरे पर जा गिरा। क्रोकोनाव, काटो, ग्रेस ने बिना रुके चिल्लाकर कहा। क्रोकोनाव ने वार को झटक दिया, उसकी आंखें चमक रही थीं और वह अपने गहरे रंग से चमकते जबड़ों के साथ आगे की ओर झपटा। उसने क्रैबी के पंजे पर झपट्टा मारा और अपने दांतों को उस पर कसकर जकड़ लिया। क्रैबी, मेटल क्लॉ का इस्तेमाल करो, बॉल्स ने आत्मविश्वास से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि क्रैबी जवाब दे पाता, हौसिया ने एक घना काला कोहरा छोड़ा और उसे हेज हमले से युद्ध के मैदान पर फैला दिया, जिससे मैदान धुंधला हो गया और क्रोकोनाव फ्रोगेडिया से अलग हो गया। कोहरे में फ्रोगेडिया स्थिर खड़ा रहा और जॉन के संकेत की प्रतीक्षा करता रहा। जॉन ने संयमित रहने का फैसला किया और फ्रोगेडिया को किसी भी अप्रत्याशित हमले का जवाब देने के लिए तैयार रखा। धुंध के दूसरी ओर एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। हौसिया और क्रैबी ने मिलकर क्रोकोनाव पर हमला बोल दिया और लगातार वार करते रहे, लेकिन क्रोकोनाव पीछे हटने को तैयार नहीं था। अपने दांतों से क्रैबी के पंजों को कसकर जकड़कर उसने उस केकड़े को बार बार चबूतरे पर पटका, हर वार से झील में जोरदार झटके लग रहे थे। अंत में एक आखिरी जोरदार प्रहार के बाद क्रैबी बेजान हो गया। रेफरी ने घोषणा की, क्रैबी लड़ने में असमर्थ है, जिससे पहले खिलाड़ी के बाहर होने का संकेत मिला। जॉन मुस्कुराया। क्रैबी के हारने से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। भले ही क्रोकोनाव टिक न पाए, उसे फ्रोगेडिया की स्पीड और कौशल पर पूरा भरोसा था कि वह उन्हें जीत दिला देगा। जब धुंध छटी, तो मैदान में क्रोकोनाव एक्वा जेट में तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और एक जोरदार प्रहार से हौसिया को जोरदार झटका दिया। हौसिया लड़खड़ाकर पीछे हट गया और एक आखिरी बार में ही वह हारकर गिर पड़ा। होर्सिया मुकाबला करने में असमर्थ है। विजेता है ट्रेनर ग्रेस और जॉन। रेफरी के आगे बढ़ते ही दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ट्रेनर ग्रेस और जॉन को बधाई, फाइनल के लिए हमारे दूसरे क्वालिफायर। ग्रेस ने जॉन की ओर मुस्कुराते हुए देखा और हाई फाइव के लिए हाथ उठाया। देखा, हम दोनों मिलकर एक शानदार टीम बनाते हैं। जॉन हंसते हुए उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। पहले दौर के लिए बुरा नहीं था। जॉन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, उसकी घबराहट कम हो गई। शानदार, तुम्हारा क्रोकोनाव बहुत ही दमदार है। ग्रेस, तुम भविष्य की वाटर टाइप ट्रेनर बनोगी। ग्रेस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक थी। अब मैं उच्च स्तर पर पहुंचने जा रही हूं। जॉन ने अपने माथे से पसीने की एक बूंद पोंछी। गली प्रतियोगिता जीतना एक बात थी, लेकिन एलीट स्तर पर पहुंचना, वह तो बिल्कुल ही अलग बात थी। क्या रिवरस्टोन यूनिवर्सिटी ग्रेड प्रतियोगिता जीतने के बाद अगला कदम जिम लीडर को चुनौती देना नहीं था? लेकिन ग्रेस कभी भी कम लक्ष्य नहीं रखती थी, वह या तो ऊंचा लक्ष्य रखती थी या फिर कुछ भी नहीं। जैसे ही वे युद्ध क्षेत्र से बाहर निकले, चारों ओर तालियों की गूंज सुनाई दी। एम्बर लेक एरेना में आधिकारिक मैच अभी आधे घंटे बाद शुरू होना था, जो क्रोकोनाव को सुपर पोशन से जल्दी से ठीक होने के लिए पर्याप्त समय था। पोकेमोन को गंभीर चोट नहीं आई थी, बस थोड़ी सी सांस फूल गई थी। मैदान के उस पार प्रथम स्थान हासिल करने वाली टीम जॉन और ग्रेस को घूर रही थी और अपनी रणनीति बना रही थी। मैक्स ने अपने हाथ बांध लिए, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। फ्रोगेडिया बिजली की तरह तेज है और क्रोकोनाव में जबरदस्त ताकत है। यह आसान नहीं होगा। लेकिन ईव ने बस कंधे उचका दिए। हम इसे सरल रखेंगे, पहले क्रोकोनाव को निशाना बनाएंगे, फिर फ्रोगेडिया पर मिलकर हमला करेंगे। पिछली लड़ाई में क्रोकोनाव की ताकत का पता चल गया था। अगर वे उसे हरा देते तो फ्रोगेडिया पर कब्जा करना आसान हो जाता। मैक्स ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, चलो करते हैं। आधा घंटा बीतने के साथ ही अधिक दर्शक धीरे धीरे अखाड़े में आने लगे। हाई स्कूल के स्नातक, पर्यटक और स्थानीय लोग सभी मुकाबले को देखने के लिए उत्सुक थे। झील का किनारा खचाखच भरा हुआ था, उत्साह से गुलजार था। विश्राम अवधि समाप्त हो गई और दोनों टीमें अपने अपने स्थानों पर लौट आईं। अब एम्बर लेक एरेना में फाइनल के लिए तैयार हो जाए। रेफरी ने भीड़ को शांत करने के लिए हाथ उठाते हुए घोषणा की। ट्रेनर ईव और मैक्स बनाम ट्रेनर ग्रेस और जॉन।
प्रत्येक ट्रेनर एक पोकेमोन का उपयोग कर सकता है। मैच तब समाप्त होगा जब दोनों टीमों के पोकेमोन लड़ने में असमर्थ हो जाएंगे। अब अपने पोकेमोन को छोड़ दो। अभ्यास से परिपूर्ण तालमेल के साथ ट्रेनर ने अपने पोकेबॉल हवा में उछाले। प्रकाश की 4 तेज चमकें फूटी, जिससे चयनित पोकेमोन प्रकट हुए। जॉन और ग्रेस ने अपनी विजयी जोड़ी फ्रॉगेडिया और क्रोकोनाव पर ही भरोसा रखा। जॉन सफलता को खतरे में नहीं डालना चाहता था और ग्रेस के पास लड़ाई के लिए कोई और पोकेमोन तैयार नहीं था। दूसरी ओर ईव और मैक्स ने अपने पोकेमोन अजुमारिल और चिंचो को रिलीज किया। ड्रैगन को हराने में माहिर नीले रंग के मजबूत चूहे अजुमारिल ने अपने शक्तिशाली फेरी टाइप मूव्स के दम पर ड्रैगन स्लेयर का खिताब हासिल किया। वहीं चिंचो की दुर्लभ इलेक्ट्रिक वाटर टाइपिंग इसे नदी के युद्धों के लिए आदर्श बनाती है। रेफरी ने इशारा किया, शुरू करो। अजुमारिल आइस पंच। ईव ने आदेश दिया। चिंचो हेज। मैक्स ने एक साथ कहा। दोनों ट्रेनर ने एक स्वर में प्रतिक्रिया दी। अजुमारिल बर्फीली ऊर्जा से चमकती मुट्ठी के साथ तेजी से आगे बढ़ा। उसने झील की सतह पर प्रहार किया और फ्रोगेडिया और क्रोकोनाव के आसपास के पानी के कुछ हिस्सों को जमा दिया। उसी समय चिंचो ने धुंध का एक घना बादल छोड़ा, जिससे युद्ध क्षेत्र धुंधला हो गया और दोनों पोकेमोन एक दूसरे से अलग हो गए। जॉन ने धुंध में आंखें सिकोड़कर देखा। फिर से यही सब। उसने बुदबुदाया, फ्रॉगेडिया क्रोकोनाव के करीब जाओ। मेंढक। फ्रोगेडिया तेजी से एक तरफ भागा, लेकिन चिंचो ने उसकी ओर एक स्पार्क फेंका, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। वाह, ये तो कारगर साबित हुआ। जॉन ने अपने विरोधियों की त्वरित सोच को स्वीकार करते हुए मुंह बनाया। इससे पहले कि वह संभल पाता, अजुमारिल धुंध को चीरते हुए निकला और उसकी बर्फीली मुट्ठी फ्रोगेडिया पर झपटी। बिजली की फुर्ती से फ्रोगेडिया ने ठीक समय पर पीछे छलांग लगा दी। जॉन मुस्कुराया, अच्छा प्रयास था, लेकिन तुम्हें और बेहतर करना होगा। इसे हाथ से जाने मत दो। आइस पंच बनाते रहो, ईव ने आग्रह किया। अजुमारिल बर्फीले मुक्कों के साथ आगे बढ़ा। जैसे जैसे लगातार वार करीब आते गए, फ्रोगेडिया के चारों ओर ठंड बढ़ती गई। जॉन समझ गया था कि अजुमारिल वार करने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित था। इस बीच ग्रेस चिंचो की देखभाल में व्यस्त थी। क्रोकोनाव, जो पहले आई थंडर वेव से लकवाग्रस्त हो गया था, हिलने डुलने के लिए संघर्ष कर रहा था। बिजली के प्रभाव से उसके अंग सुस्त पड़ गए थे। चलो क्रोकोनाव, हमें तुम्हारी जरूरत है, ग्रेस ने सही समय का इंतजार करते हुए आग्रह किया। मैक्स ने चिंचो को इशारा किया, थंडर शॉक। चिंचो के लालटेन जैसे एंटीना से बिजली का एक तेज झटका निकला, जो मैदान के उस पार फ्रोगेडिया की ओर बढ़ा। अजुमारिल के सामने से दबाव बनाने और चिंचो के दूर से किए जाने वाले हमलों के कारण फ्रोगेडिया के लिए बचना मुश्किल होता जा रहा था। चिंचो को पास आने दो, ईव ने पुकारा। हम फ्रोगेडिया को दोनों तरफ से घेर लेंगे। मैक्स ने सिर हिलाया, लेकिन उसे देर से एहसास हुआ कि उनकी रणनीति में शायद कोई खामी है। जॉन और ग्रेस दोनों मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, भीड़ झुककर अपनी निगाहें लड़ाई पर टिकाए खड़ी रही, यह महसूस करते हुए कि यह मुकाबला अंतिम क्षण तक चलेगा। अजुमारिल आइस पंच का इस्तेमाल करो। चिंचो डिस्चार्ज का इस्तेमाल करो, ईव और मैक्स ने एक साथ चिल्लाया। अजुमारिल और चिंचो ने पीछे से हमला किया और रणनीतिक रूप से फ्रोगेडिया के भागने के रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। 2 के मुकाबले 1 मुझे काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन ने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। ठीक है, लगता है हमें आमने सामने ही लड़ना पड़ेगा, उसने हाथ उठाते हुए कहा। फ्रोगेडिया कट का इस्तेमाल करो। फ्रोगेडिया का चेहरा सख्त हो गया, उसका शरीर तनावग्रस्त और तैयार हो गया क्योंकि वह चिंचो और अजुमारिल दोनों के हमलों का सामना करने के लिए तैयार था। पलक झपकते ही फ्रोगेडिया तेजी से आगे बढ़ा और आश्चर्यजनक स्पीड से युद्ध के मैदान को पार कर गया। कुछ ही सेकंड में वह बर्फीली सतह पर फिसलते हुए अजुमारिल के करीब पहुंच गया। एक तेज स्पीड से हटकर फ्रोगेडिया ने बड़ी मुश्किल से अजुमारिल के बर्फीले मुंह को चकमा दिया और उसके कंधे पर तिरछा वार किया। हमले की सटीकता ने एक गहरा और साफ घाव कर दिया। जैसे ही फ्रोगेडिया ने वार किया, चिंचो ने स्पार्क का इस्तेमाल करते हुए सीधे उसके सिर पर निशाना साधा। हालांकि उस स्टेटस में अधिकांश पोकेमोन को नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन ये कोई साधारण फ्रोगेडिया नहीं था। जल्दी हमला करो, जॉन ने पुकारा। जैसे ही चिंचो का स्पार्क कनेक्ट होने वाला था, फ्रोगेडिया अचानक गायब हो गया। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ गया कि चिंचो उसे ट्रैक नहीं कर पाया। पफ, एम्बर झील के पार एक काटने की आवाज गूंजी, जैसे कोई ब्लेड कपड़े को काट रहा हो। फ्रोगेडिया चिंचो के पीछे फिर से प्रकट हुआ और उस पर एक तेज, सटीक वार किया जिससे उसका लालटेन जैसा शरीर लगभग 2 हिस्सों में बंट गया। दर्शकों के दृष्टिकोण से फ्रोगेडिया, अजुमारिल और चिंचो एक सहज, लुभावनी स्पीड में एक साथ बुने हुए प्रतीत होते थे। अब फ्रोगेडिया अपने 2 गिरे हुए दुश्मनों के पीछे शांति से खड़ा था, हाथ में कुनाई लिए हुए, मानो कोई माहिर तलवारबाज द्वंद्वयुद्ध के बाद अपना हथियार म्यान में रख रहा हो। चिंचो और अजुमारिल पराजित होकर जमीन पर गिर पड़े। फ्रोगेडिया ऊर्जा से भरपूर होकर लगभग कांप रहा था। भीड़ उत्साह से झूम उठी। अभी क्या हुआ? चिंचो और अजुमारिल इतनी जल्दी कैसे हार गए? ये तो पल भर में ही नॉकआउट हो गया। मैंने सब कुछ देखा, लेकिन फ्रोगेडिया इतना तेज कैसे है? 2 बनाम 1, और इसने कुछ ही सेकंड में जीत हासिल कर ली। ये फ्रोगेडिया तो बिल्कुल ही अलग स्तर का है। क्या वह लड़का सच में सिर्फ एक हाई स्कूल पास है? ईव और मैक्स वहां स्तब्ध खड़े थे। जो कुछ हुआ था उसे समझकर उनके मुंह खुले रह गए। उन्होंने अपनी आंखें मली, लेकिन दृश्य नहीं बदला। उनके पोकेमोन अभी भी हारे हुए पड़े थे। क्या ये सचमुच हो सकता है? उनके बेहतरीन प्रशिक्षित पोकेमोन पलक झपकते ही हार गए। एक पल पहले उन्हें जीत का पूरा भरोसा था और अगले ही पल वे पूरी तरह से पराजित हो गए। रेफरी ने थोड़ा कांपते हुए हाथ से कहा, मैच समाप्त। चिंचो और अजुमारिल आगे नहीं खेल सकते। अंतिम विजेता हैं ट्रेनर जॉन और ग्रेस। हम जीत गए, हम जीत गए, ग्रेस ने हैरानी से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने फ्रोगेडिया को देखा, फिर अविश्वास से जॉन की ओर देखा। जॉन ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। लगता है वे हमारा मुकाबला नहीं कर पाए। ग्रेस ने उसकी ओर मुड़कर उसकी पीठ पर प्यार से थपथपाया। तुम कमाल के थे। अरे वाह, आराम से। तुम जितनी दिखती हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। जॉन हंसते हुए अपना कंधा सहलाने लगा। अगर ग्रेस ऐसे ही करती रही तो उसे कवच पहनना पड़ेगा। सच में, तुम्हारा फ्रोगेडिया इतना शक्तिशाली कैसे है?
ग्रेस ने पूछा। वह स्पष्ट रूप से प्रभावित थी। ये प्रतिभाशाली है और मैंने इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है, जॉन ने ईमानदारी से लेकिन विनम्रता से जवाब दिया। फ्रॉगेडियर वाकई में कुछ खास था, न सिर्फ मजबूत बुनियादी क्षमताओं के साथ, बल्कि उसकी तीक्ष्ण बुद्धि को भी किसी भी स्क्रीन पर नहीं मापा जा सकता था। अनगिनत लड़ाइयों के बाद उसका अनुभव इतना निपुण हो गया था कि मानो तलवार की धार से धारित हो गया हो। समान स्तर के पोकेमोन के मुकाबले फ्रॉगेडियर की ताकत और कौशल का मुकाबला कुछ ही कर सकते थे। ग्रेस ने नई जिज्ञासा से जॉन की ओर देखा। वह और भी सवाल पूछने के लिए तैयार थी, लेकिन जॉन ने इशारों से किनारे की ओर संकेत किया। वह किसी हंगामे का केंद्र बनना नहीं चाहता था। चलो, उसने सिर हिलाते हुए कहा। चलो अपना इनाम लेने चलते हैं। युद्ध के मैदान से निकलकर वे उस खूबसूरत टीएएस के आलय की ओर बढ़े, जहां उन्हें उनके पुरस्कार दिए गए। वेपोरियन लेबल वाला एक पोकेमोन अंडा और मिस्टिक वाटर नामक एक वस्तु जो जल प्रकार के हमलों को 20% तक बढ़ा देगी। ड्रैकोनिया में वेपोरियन एक दुर्लभ पोकेमोन था, हालांकि इसकी बाजार कीमत मध्यम थी। पोकेमोन के अंडे आमतौर पर लगभग 100,000 पोकाडॉलर में बिकते थे और मिस्टिक वाटर भी उतना ही मूल्यवान था। वे इनाम को अपनी इच्छानुसार बांट सकते थे। ग्रेस ने जॉन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। पहले तुम चुनो। बिना किसी झिझक के जॉन ने मिस्टिक वाटर उठाया और फ्रोगेडिया को दे दिया। उसके लिए ये वस्तु वेपोरियन के अंडे से कहीं अधिक मूल्यवान थी। वह बाद में कभी भी वेपोरियन को पकड़ सकता था। तो मैं वेपोरियन का अंडा ले लूंगी, ग्रेस ने खुशी से घोषणा की और संतुष्टि के साथ अंडे को हैचिंग डिवाइस में पकड़े हुए थी। झील के किनारे वापस आकर उनके दोस्त रोज और एथन जॉन को ऐसे देख रहे थे जैसे वे उससे पहली बार मिले हों। यार, तुमने तो यही कहा था कि तुम पोकेमोन की ब्रीडिंग पर ध्यान दे रहे हो, फिर भी तुम लड़ाइयों में इतने अच्छे कैसे हो? एथन ने सचमुच हैरान होकर पूछा। जॉन बस मुस्कुराया। कौन कहता है कि एक ब्रीडर एक मजबूत योद्धा नहीं हो सकता? ईथन रुका। उसे एहसास हुआ कि शायद वह बहुत संकीर्ण सोच रहा था। ट्रेनर और प्रजनक विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सकता। और फ्रोगेडिया की शांत, प्रभावशाली उपस्टेटस को देखते हुए उसे यह स्वीकार करना पड़ा, जॉन स्वयं भी एक दुर्लभ किस्म का व्यक्ति था। एम्बल एक एरेना जॉन के लिए रात के खाने के बाद की एक सामान्य गतिविधि थी और मिस्टिक वाटर एक सुखद छोटा सा आश्चर्य था। फिर भी वह जानता था कि आराम के अवसर और अप्रत्याशित पुरस्कार दिन में केवल एक बार ही मिल सकते हैं। ज्यादा लालच करने की कोई जरूरत नहीं थी। लूट और अनुभव के अलावा जॉन ने यह महसूस किया कि अपने पोकेमोन की असली क्षमता को समझने का सबसे अच्छा तरीका लड़ाई ही है। वह अभ्यास के लिए केवल जंगली पोकेमोन पर निर्भर नहीं रह सकता था, उन्हें उनकी ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए अधिक व्यवस्थित लड़ाई की आवश्यकता थी। फ्रोगेडिया, चिंचो और अजुमारिल के साथ लड़ाई के दौरान जॉन फ्रोगेडिया की कट तकनीक में महारत से विशेष रूप से प्रभावित हुआ। चिंचो, अजुमारिल और फ्रोगेडिया के लेवल में ज्यादा अंतर नहीं था। आमतौर पर एक ही लेवल के पोकेमोन को एक ही कट अटैक से हराना लगभग नामुमकिन होता है। फिर भी फ्रोगेडिया ने यह आसानी से कर दिखाया और अटैक के बाद भी उसमें भरपूर ऊर्जा बची हुई थी। इससे भी बढ़कर जॉन ने एक उल्लेखनीय बात देखी। सीक्रेट कट का उपयोग करते समय फ्रोगेडिया की स्पीड में जबरदस्त उछाल आया था, मानो इस चाल को प्राथमिकता में वृद्धि मिल गई हो। ये क्विक अटैक जितनी तेज तो नहीं थी, जिसमें प्राथमिकता एक ही होती है, लेकिन सीक्रेट कट की जबरदस्त शक्ति और प्रभाव अपने आप में प्रभावशाली थे। जॉन के दिमाग में कई संभावनाएं उमड़ रही थी। अगर यह सिर्फ एक गुप्त तकनीक है, तो बाकी तकनीकें क्या कर सकती होंगी? उसने पहले ही एक ऐसी फ्लैश क्षमता विकसित कर ली थी जो एक दिन गुप्त कौशल बन सकती थी, लेकिन पहले उसे ड्यूफोर्ट जिम पर विजय प्राप्त करनी थी। ग्रेस और बाकी लोगों से विदा लेने के बाद जॉन अपने होटल लौट आया ताकि राल्स को और भी मजबूत बना सके। अगर उसे ड्यूफोर्ट जिम को चुनौती देनी थी, तो साइकिक टाइप का पोकेमोन राल्स उसके लिए बहुत जरूरी था। उस रात जॉन ने सफलतापूर्वक राल्स को लेवल 20 तक पहुंचा दिया और वह छोटा पोकेमोन अंततः किरलिया में विकसित हो गया। किरलिया मनोवैज्ञानिक, परी चमकीला, स्तर 20। क्षमता, सिंक्रोनाइजेशन। जब अन्य पोकेमोन बर्न, पॉइजन, टॉक्सिक या पैरालिसिस का कारण बनते हैं, तो वे स्वयं पर भी वही स्टेटस उत्पन्न करते हैं। व्यक्तिगत मान, HP 31 आक्रमण, 31 विशेष आक्रमण, 31 रक्षा, 31 विशेष रक्षा, 31 स्पीड, 31 चालें, निरस्त करने वाली आवाज, गुर्राना, डबल टीम, भ्रम, ऊर्जा सोखने वाला चुंबन, टेलीपोर्ट, साइबीम। धारित वस्तुएं, कोई नहीं। किरलिया उस शर्मीली छोटी राल्स से बिल्कुल अलग थी जो वह कभी हुआ करती थी। अब वह एक सफेद बैले पोशाक में गर्व से खड़ी थी। उसके पैर की उंगलियां नुकीली थीं और हाथ उसकी कमर पर थे, जैसे कोई सुंदर नर्तकी हो। उसके नीले बालों ने एक सुरुचिपूर्ण स्पर्श जोड़ा। किरलिया, वह शर्मा गई और जॉन को विनम्रतापूर्वक नमस्कार किया। जॉन मुस्कुराया। वाह, उसका शर्मीला स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला है। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अब जब जॉन के सभी पोकेमोन लेवल 20 पर पहुंच चुके थे, तो उसे लगा कि वह एक बार फिर ड्यूफोर्ट जिम का सामना करने के लिए तैयार है। उसने अपना गेम बॉय नीचे रखा और संतुष्ट महसूस करते हुए सो गया। अगली सुबह भरपेट नाश्ता करने के बाद उसने मार्शल आर्ट्स जिम जाने का फैसला किया। हालांकि जिम में प्रवेश करते ही जॉन ने कुछ अजीब चीज देखी। ड्यूफोर्ट जिम के प्रशिक्षु, जिन्हें उन्होंने पिछली बार हराया था, एक बार फिर उन्हें चुनौती दे रहे थे। जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। असल में वह किसी से भी लड़ने के लिए तैयार था। कमजोर प्रतिद्वंद्वी होने का मतलब बस ज्यादा अनुभव और जेब में कुछ अतिरिक्त पोकाडोला होना था। फिर भी इससे एक सवाल खड़ा हुआ, क्या पराजित एनपीसी उसे फिर से चुनौती दे सकते थे? या क्या केवल वे जिम एनपीसी ही उससे बार बार लड़ सकते थे जिन्होंने जिम लीडर को नहीं हराया था? फिलहाल जॉन ने बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उसे ब्रॉली का फिर से सामना करना था। नाम कमाने के बाद जॉन तुरंत पोकेमोन सेंटर लौट आया और जल्दी से इलाज करवाया, फिर अपने पोकेमोन के लिए जरूरी सामान इकट्ठा किया। इस बार उसे लकवा की दवाइयों की जरूरत नहीं थी। उसने कॉम्बस्कन को मकुहिता से प्राप्त ब्लैक बेल्ट से सुसज्जित किया, जबकि फ्रोगेडिया और किरलिया क्रमशः मिस्टिक वाटर और क्विक क्लॉ से लैस थे। जैसे ही वह युद्ध में प्रवेश करने वाला था, उसके चारों ओर का दृश्य अचानक बदल गया। आलीशान होटल का कमरा गायब हो गया और उसकी जगह एक साफ सुथरा, चमकदार अभ्यास कक्ष आ गया।
शिष्यों की 2 पंक्तियां सफेद ट्रेनिंग पोशाक में पालथी मारकर बैठी थी, उनकी आंखें एकाग्रता में बंद थीं, जिससे एक शांत वातावरण बन गया था जहां बाहर पक्षियों की हल्की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। शिष्य शांत थे, लेकिन वहां ड्यूफोर्ड जिम लीडर ब्रॉली नीले शॉर्ट्स और काली टाइट्स पहने हमेशा की तरह अपने चश्मे को चेहरे पर लगाए खड़ा था। वह एक ऐसे आरामपसंद एथलीट की तरह लग रहा था जो अभी अभी समुद्र तट पर सर्फिंग सत्र से लौटा हो। ट्रेनर, आपकी दूसरी चुनौती में आपका स्वागत है, ब्रॉली ने गरजते हुए कहा, उसकी ऊर्जा हर शब्द से झलक रही थी। मैं तुम्हारी आंखों में वो जोश देख रहा हूं, लेकिन क्या तुम मेरी अजेय लहरों का सामना करने के लिए तैयार हो? उसके हाथ कमर पर थे और वह एक चैंपियन की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जॉन बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। हारने से उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए डरने का कोई कारण नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जॉन ने एक पोकेबॉल उठाया और चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। रेफरी ने मुकाबले के नियम घोषित करना शुरू किया। ट्रेनर जॉन अब ड्यूफोर्ड जिम लीडर ब्रॉली को चुनौती दे रहे हैं। दोनों ट्रेनर 3-3 पोकेमोन का इस्तेमाल करेंगे और पोकेमोन बदलने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लड़ाई तब खत्म होगी जब एक ट्रेनर के पास कोई पोकेमोन नहीं बचेगा। जिम लीडर सबसे पहले अपने पोकेमोन को मैदान में उतारेगा। ब्रॉली ने एक पोकेबॉल को हवा में उछाला, जो अपने चरम पर पहुंचकर खुल गया और उससे एक मेडिटाइट डोजो में आ गिरा। मेडिटाइट लेवल 24। जॉन की आंखें सिकुड़ गईं। एक पल रुको, उसे अच्छी तरह याद था कि पिछली बार जब वे लड़े थे तब मेडिटाइट का लेवल 23 था। अब ये लेवल 24 था। क्या जिम लीडर्स के पोकेमोन समय के साथ लेवल बढ़ा सकते हैं, या ये जॉन के खुद के पोकेमोन के अनुभव प्राप्त करने के कारण था? फिलहाल छोटी मोटी बातों की चिंता करने का समय नहीं था। जॉन ने अपना पूरा ध्यान सामने चल रही लड़ाई पर केंद्रित किया। कुछ देर सोचने के बाद जॉन ने अपनी पोकेबॉल फेंकी। केरलिया दृढ़ संकल्प से भरी हुई प्रकट हुई। आज का लक्ष्य स्पष्ट था, ड्यूफोर्ड जिम में पूरी तरह से जीत हासिल करना। केरलिया, ब्रॉली ने अपने प्रतिद्वंदी के पोकेमोन को पहचानते ही भौहें चढ़ा लीं। फाइटिंग जिम लीडर होने के नाते ब्रॉली की टीम फाइटिंग टाइप पोकेमोन से भरी हुई थी, मजबूत तो थी, लेकिन 3 प्रमुख टाइप के पोकेमोन के सामने उनकी एक बड़ी कमजोरी थी, फ्लाइंग, साइकिक और फेरी। और केरलिया अपने दोहरे फेरी और साइकिक टाइप के कारण उसके लिए एक बुरा प्रतिद्वंदी साबित हुई। इस लड़ाई में फाइटिंग टाइप के मूव्स केरलिया को सामान्य से केवल 1/4 नुकसान ही पहुंचा पाएंगे। असल में वह फाइटिंग पोकेमोन के लिए एक स्वाभाविक प्रतिकार थी। लेकिन ब्रॉली ने मेडिटाइट को चुना था, जिससे मुकाबला थोड़ा बराबरी का हो गया। ये लड़ाई मानसिक शक्तियों के टकराव में तब्दील होती दिख रही थी। क्या तुम डरे हुए हो? जॉन ने चिढ़ाते हुए कहा और मानसिक खेल में शामिल हो गया। डर लग रहा है, ब्रॉली हंस पड़ा, साफ तौर पर उसे यह मजाक बुरा लगा। हर चुनौती देने वाला जानता है कि मैं एक फाइटिंग जिम लीडर हूं और कई लोगों ने तुम्हारे जैसे ही पोकेमोन इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लेकिन कितने लोग सच में ड्यूफोर्ड बैज लेकर गए हैं? ब्रॉली मुस्कुराया, असल में तुम्हें चिंता करनी चाहिए। हमारी पिछली लड़ाई के बाद तुमने मुझसे मुकाबला करने के लिए खास तौर पर एक केरलिया को प्रशिक्षित किया था। तो बताओ, क्या तुम डरे हुए हो? दोनों ट्रेनर ने अभी तक लड़ाई शुरू भी नहीं की थी, लेकिन वे पहले से ही शब्दों की नोकझोंक में उलझे हुए थे, एक दूसरे के दिमाग पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। असली शक्ति संतुलन जल्द ही युद्ध के मैदान में सामने आ जाएगा। मेडिटाइट और केरलिया भी पूरी तरह से एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी, और जैसे जैसे वे टकराव के लिए तैयार हो रही थी, तनाव बढ़ता जा रहा था। रेफरी ने बीच में आकर शुरुआत का संकेत दिया। लड़ाई अब शुरू होती है। मेडिटेट, कंफ्यूजन का इस्तेमाल करो, जॉन चिल्लाया। केरलिया, गड़बड़, जॉन लगभग एक ही समय पर चिल्लाया। दोनों पोकेमोन ने अपनी मानसिक शक्ति को एक कड़कती लहर के रूप में प्रकट किया, जिससे पूरा वातावरण गूंज उठा। एक क्षण के लिए कंफ्यूजन के दोनों हमले हवा में टकराए, जो मानसिक ऊर्जा का एक अद्भुत नजारा था। लेकिन ये पल भर ही चला, इससे पहले कि केरलिया के कंफ्यूजन ने मेडिटाइट को पराजित कर दिया और उसे हवा में उछाल दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लड़ाई का नतीजा इतनी जल्दी आ गया कि समझना लगभग नामुमकिन था। मेडिटाइट इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि डोजो हिल गया। रेफरी ने घोषणा की, मेडिटाइट लड़ने में असमर्थ है, केरलिया जीत गई। केरलिया बड़ी ही खूबसूरती से नीचे उतरी, उसकी स्कर्ट हवा में लहरा रही थी और उसने गिरी हुई मेडिटाइट पर एक ठंडी, विजयी नजर डाली। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे भ्रम की स्टेटस में चुनौती दे सकते हो? तुम मेरी विशेषज्ञता के स्तर के आसपास भी नहीं हो, केरलिया ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। जॉन प्रभावित होकर मुस्कुराया, लगता है वो रानी होने के अपने खिताब को सार्थक कर रही है। अपनी नाजुक सूरत के बावजूद केरलिया में एक अलग ही दबदबा था। केरलिया ने जवाब दिया, उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी और उसने एक बैले डांसर की तरह सुंदर ढंग से झुककर अभिवादन किया, जैसे कोई बैले डांसर मंच पर आ रही हो। ब्रॉली को ये सब अच्छा नहीं लगा। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, उसने गुस्से से कहा। केरलिया के नाटक से वह साफ तौर पर चिढ़ गया था। उसने दृढ़ता से अपना अगला पोकेबॉल फेंका। चांदी जैसी तेज रोशनी से युद्ध क्षेत्र जगमगा उठा और एक बलवान माचोक प्रकट हुआ, जिसका विशाल शरीर गर्व से अकड़ रहा था। मचोक, स्तर 27। मचोक दहाड़ा, उसकी मांसपेशियां लहरा रही थीं क्योंकि उसने गर्व से कई मुद्राएं बनाई। ब्रॉली का माचोक वाकई प्रभावशाली था। उसका आकार लगभग परिपूर्ण था, जो ब्रॉली के ट्रेनिंग का प्रमाण था। यह कोई साधारण ब्रीडर का माचोक नहीं था, यह एक ऐसा शक्तिशाली जीव था जो लगभग किसी भी जीव को हरा सकता था, सिवाय केरलिया के। जॉन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये लड़ाई केरलिया की असली ताकत का प्रदर्शन साबित हो रही थी। मचोक, बल्क अप का इस्तेमाल करो, ब्रॉली ने आदेश दिया। मचोक ने भीड़ की ओर पीट करके अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन किया, मानो नाटकीय अंदाज में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा हो। लेकिन जॉन धोखा नहीं खाया, यह कोई दिखावटी प्रदर्शन नहीं था। बल्क अप मचोक की आक्रमण और रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाएगा। बेकार का नाटक, जॉन ने धीरे से बुदबुदाया। वह जानता था कि ब्रॉली केरलिया के शक्तिशाली भ्रम का सामना करने के लिए माचोक की रक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये काम नहीं आने वाला था। केरलिया अपनी जन्मजात युद्ध प्रतिभा के कारण शारीरिक बल की मोहताज नहीं थी। वह एक विलक्षण प्रतिभा थी, जो सबसे शक्तिशाली विरोधियों को भी महज खिलौनों में बदल सकती थी।
किरलिया, एनकोर का इस्तेमाल करो। और ठीक उसके बाद अफरा तफरी मच जाएगी। जॉन ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया। किरलिया, जो हमेशा शरारती स्वभाव की थी, अपने प्रतिद्वंदी की ओर मुड़ी। उसका चेहरा ठंडा और दृढ़ था। उसने फुर्ती से हाथ हिलाकर माचोक को एनकोर में फंसा लिया और उसे अपना पहले वाला बल्क अप मूव दोहराने के लिए मजबूर कर दिया। पलक झपकते ही कंफ्यूजन फिर से भड़क उठा और उसकी सफेद स्कर्ट बादल की तरह लहराने लगी, जिससे वह हवा में ऊपर उठ गई। कलाई के एक झटके से उसने माचोक को हवा में उछाल दिया, ठीक उसी आसानी से जैसे उसने मेडिटाइट को उछाला था। बूम! माचोक के धरती पर वापस गिरने से जमीन कांप उठी। किरलिया की अपने प्रतिद्वंदी के प्रति निर्मम घृणा स्पष्ट रूप से झलक रही थी, क्योंकि उसने नए जोश के साथ अंतिम प्रहार किया। माचोक ने हार मानकर एक चीख निकाली। वह असमंजस में छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था और उसके शिष्य विस्मय से उसे देख रहे थे। साइकिक टाइप पोकेमोन का सामना करने के लिए कम से कम उसके हमलों को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप कंफ्यूजन को सहन नहीं कर सकते तो उससे लड़ने का कोई मतलब नहीं। ये सिलसिला जारी रहा। एक और जोरदार टक्कर के बाद माचोक की आंखें भ्रम की स्टेटस में ऊपर की ओर घूम गईं। अपनी ताकत के बावजूद माचोक, जो कि एक शुद्ध फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, साइकिक हमलों के प्रति बेहद कमजोर था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह किरलिया के हमलों का सामना नहीं कर सका। रेफरी ने तुरंत घोषणा की, माचोक लड़ने में असमर्थ है। किरलिया जीत गई। पहले 2 युद्धों में जॉन को त्वरित और निर्णायक जीत मिली थी। अब ब्रॉली के पास केवल उसका आखिरी पोकेमोन बचा था, वही पोकेमोन जिससे उसे उम्मीद थी कि वह युद्ध का रुख बदल सकता है। दृढ़ निश्चय के साथ ब्रॉली ने अपना आखिरी पोकेबॉल हवा में फेंक दिया। चलो चलें, उसने पुकारा। गेंद एक तेज चमक के साथ खुली और जैसे ही एक विशाल आकृति प्रकट हुई, जिसने युद्ध क्षेत्र पर एक गहरी शैडो डाल दी, डोजो में अंधेरा छा गया। धरती कांप उठी जब एक विशालकाय हरियामा की आकृति प्रकट हुई। उसका मोटा मांसल शरीर कच्ची शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। हरियामा, ब्रॉली का सबसे ताकतवर पहलवान, जिसे किंग भी कहा जाता है। अपनी टीम का हैवीवेट चैंपियन। और जैसा कि जॉन को मुस्कुराते हुए याद आया, वह उसके अपने मकुहिता का विकसित रूप था। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब मैं गंभीर होने जा रहा हूं, इसलिए हमलों की बौछार के लिए तैयार हो जाओ। ब्रॉली ने आदेश देते हुए अपनी आंखें सिकुड़ते हुए घोषणा की। राजा, फेक आउट का इस्तेमाल करो। लेवल 32 पर स्थित हरियामा ने आश्चर्यजनक स्पीड से आगे की ओर छलांग लगाई। उसके विशाल हाथों ने एक शक्तिशाली पंखे जैसी स्पीड में किरलिया की ओर वार किया। ये देखकर जॉन चौंक गया। वह थप्पड़ इतना जोरदार लग रहा था कि किरलिया को एक ही झटके में नॉकआउट कर सकता था। फेक आउट एक नॉर्मल टाइप मूव था, इसलिए इसमें आमतौर पर फाइटिंग टाइप के कारण होने वाली कमियां तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उड़ो और हरियामा पर कंफ्यूजन का इस्तेमाल करो, जॉन ने चिल्लाते हुए कहा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। किरलिया ने तुरंत अपनी मानसिक शक्तियों को सक्रिय किया और कंफ्यूजन का उपयोग करते हुए खुद को जमीन से ऊपर उठा लिया। साथ ही हरियामा की ओर मानसिक ऊर्जा की एक लहर भेजी। ऊर्जा ने विशालकाय फाइटिंग टाइप पोकेमोन को एक अदृश्य शक्ति की तरह घेर लिया और उसे पीछे धकेल दिया। लेकिन मानसिक दबाव के बावजूद हरियामा रुका नहीं था। उसने अपने विशाल हाथों से हवा में ही किरलिया पर वार करने की कोशिश की। उसकी ताकत में कोई कमी नहीं आई थी। क्रैक! हरियामा के हाथ से हवा का एक झोंका निकला और हवा कांप उठी। एक शक्तिशाली पंखे की चाल जो एक छोटे तूफान जैसी लग रही थी। हवा तेज और भयंकर रूप से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। टेलीपोर्ट! जॉन ने तुरंत चिल्लाकर कहा। हरियामा को वार करने का मौका भी नहीं दिया। तेज हवा का झोंका आते ही किरलिया पलक झपकते ही गायब हो गई और हरियामा के पीछे फिर से प्रकट होकर बाल बाल बच गई। उसने नीचे डोजो की छत को हुए नुकसान को देखा, जहां हवा के तेज झोंके से टाइलों में एक बड़ा छेद हो गया था। वाह, ये चाल तो मानो हवा के झोंके की तरह काम करती है। जॉन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। वह मुश्किल से ही लड़ाई की स्पीड का मुकाबला कर पा रहा था। लेकिन ब्रॉली पीछे हटने को तैयार नहीं था। और अस्फियर, उसने आत्मविश्वास से आदेश दिया। हरियामा ने अपने हाथ में प्रकट हुई चमकती नीली ऊर्जा की गेंद को पकड़ लिया। ये गेंद विशाल थी, लगभग बास्केटबॉल के आकार की, और शक्ति से स्पंदित हो रही थी। उसने घातक सटीकता के साथ उस गेंद को किरलिया की ओर फेंका। जॉन का दिल जोर से धड़कने लगा। ऑरास्फियर, ये तो नामुमकिन है। जॉन जानता था कि यह कोई साधारण पोकेमोन नहीं है। ऑरास्फियर का निशाना कभी नहीं चूकता। मुझे किसी न किसी तरह इसका मुकाबला करना होगा, जॉन ने सोचा। दिल को छू लेने वाली आवाज, जॉन ने स्थिर स्वर में कहा। किरलिया ने अपना मुंह खोला और एक शक्तिशाली, संगीतमय चीख निकाली। ध्वनि का एक ऐसा विस्फोट जो हवा में गूंज उठा। यह महज शोर नहीं था, ध्वनि तरंगों ने ऑरास्फियर के मार्ग को बाधित कर दिया, जिससे हमले की सटीकता कुछ कम हो गई। फिर भी ऑरास्फियर ने अपना निशाना साधा और किरलिया पर सीधा प्रहार किया। लेकिन साइकिक टाइप किरलिया धमाके से बुरी तरह हिल गई, फिर भी मजबूती से खड़ी रही। उसका दृढ़ संकल्प अडिग रहा। ये काफी नहीं है, हरियामा, ब्रॉली चिल्लाया और रुकने से इनकार कर दिया। किरलिया, ग्राउल का इस्तेमाल करो, जॉन ने पुकारा। किरलिया की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने चारों ओर एक रहस्यमय आभा उत्पन्न कर दी, जिससे हरियामा की आक्रमण शक्ति कम हो गई। उसकी आवाज एक धीमी, बेमेल गूंज की तरह सुनाई दी, जिससे हरियामा थोड़ा हिचकिचाया। घमंडी मत बनो, ब्रॉली ने अविचलित होकर गुर्राते हुए कहा। राजा, अपनी ताकत बढ़ाओ। हरियामा ने अपनी मांसपेशियों को तनकर दिखाया। उसकी आक्रमण और रक्षात्मक क्षमता बढ़ने से उसकी ताकत और बढ़ गई। जॉन समझ गया कि अब दांव और भी ऊंचा हो गया है। अब हमारा मौका है, किरलिया, जॉन ने उत्साह से भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। डबल टीम! पलक झपकते ही किरलिया ने अपनी संख्या कई गुना बढ़ा ली और अपनी ही 6 हुबहू प्रतियां बना ली। अब सातों किरलिया युद्ध क्षेत्र में फैल गईं और हर एक दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। हरियामा ये तय नहीं कर पा रहा था कि किस पर ध्यान केंद्रित करे, इसलिए उसने हवा में हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। उसके बड़े बड़े हाथ हर किरलिया को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ सिर्फ हवा को ही छू रहे थे। क्लोन उसके चारों ओर नाचते और चक्कर लगाते रहे। जाओ, साइबीम, जॉन ने आदेश दिया। उसे पूरा विश्वास था कि यही वह क्षण है। सातों किरलिया ने एक साथ अपने हाथ उठाए और हरियामा की ओर साइबीम की बौछार कर दी।
हल्के बैंगनी रंग की किरणें फाइटिंग टाइप पोकेमोन से टकराते ही प्रचंड शक्ति के साथ फट पड़ी और उसे हर दिशा से प्रहार किया। काफी नहीं, ऑरा स्फीयर, अभी, ब्रॉली चिल्लाया, पीछे हटने से इनकार करते हुए। हरियामा ने एक और ऑरा स्फीयर बनाया जो पिछले वाले से बड़ा था और उसे असली किरलिया की ओर फेंका। ऊर्जा का गोला विनाशकारी सटीकता के साथ हवा में तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन किरलिया के पास एक योजना थी, ऊर्जा सोखने वाला चुंबन। जॉन ने पुकारा और एक चंचल मुस्कान के साथ किरलिया तेजी से आगे बढ़ी और सीधे ऑरा स्फीयर पर मानसिक ऊर्जा का एक चुंबन दिया। ये चुंबन न केवल एक मानसिक हमला था, बल्कि इसने कुछ क्षति को भी अवशोषित कर लिया, जिससे किरलिया को थोड़ा सा उपचार मिल गया। ऑरा स्फीयर फट गया, लेकिन किरलिया, जो अब थोड़ी अधिक ऊर्जावान हो गई थी, धुएं के बीच मुस्कुराए। तुम्हें इससे भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, जॉन ने कहा। हर सफल चाल के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। ब्रॉली की आंखें सिकुड़ गईं, उसके पोकेमोन पर लगातार हमले हो रहे थे और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। हरियामा, अपनी पूरी ताकत लगा दो, फिर से ऑरा स्फीयर का इस्तेमाल करो। एक जोरदार दहाड़ के साथ हरियामा ने ऊर्जा का एक और चमकता हुआ गोला बनाया और उसे सीधे किरलिया की ओर फेंक दिया। किरलिया, टेलीपोर्ट करो, जॉन ने तुरंत आदेश दिया। एक बार फिर किरलिया प्रकाश की एक चमक में गायब हो गई और हरियामा के पीछे फिर से प्रकट हुई। ऑरा स्फीयर बिना किसी नुकसान के उसके पास से गुजर गया। अब फिर से साई बीम, जॉन चिल्लाया। किरलिया ने अपनी भुजाएं फैलाते हुए हरियामा पर एक और साई बीम दागी। इस बार बीम पूरी ताकत से हरियामा को लगी, जिससे वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा, ब्रॉली चिल्लाया। हरियामा उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसका विशाल शरीर कांप रहा था। स्पष्ट था कि युद्ध का उस पर बुरा असर पड़ रहा था। हरियामा लड़ने में असमर्थ है। किरलिया जीत गई, रेफरी ने घोषणा की, उसकी आवाज में दर्शकों की तरह ही हैरानी साफ झलक रही थी। जिम लीडर ब्रॉली के पास अब कोई पोकेमोन नहीं बचा है, विजेता है ट्रेनर जॉन। जीत का संदेश स्क्रीन पर चमकते ही जॉन का दिल तेजी से धड़कने लगा और गर्व से उसका सीना फूल गया। भीड़ खुशी से झूम उठी, हालांकि जॉन का ध्यान अभी अभी हुए युद्ध पर केंद्रित था। हरियामा लेवल 32 को हराया, 960 अनुभव प्राप्त हुए। किरलिया का स्तर बढ़कर 21 हो गया। ड्यूफोर्ट जिम लीडर ब्रॉली को हरा दिया। आपने 3200 पोका डॉलर अर्जित किए। ब्रावली, लगता है तुम मुझसे भी बड़ी लहर हो। ब्रावली, ये ड्यूफोर्ट जिम में आपकी जीत का प्रमाण है। नकल बैज आपका है और आपकी फ्लैश तकनीक को सीक्रेट फ्लैश में अपग्रेड कर दिया गया है। ब्रावली, इसके अलावा आपको बल्क अप टीएम मिलेगा और मैं फाइटिंग पोकेमोन के ब्रीडर के रूप में अपना अनुभव साझा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य के टूर्नामेंटों में फिर मिलेंगे, जहां मैं आपको एक ऐसी लहर दिखाऊंगा जो सचमुच दुनिया को हिला देगी। ऑथर का नोट, यह एक बोनस अध्याय है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नकल बैज, टीम में मौजूद सभी फाइटिंग टाइप मूव्स की शक्ति 10% बढ़ जाती है और फ्लैश तकनीक को सीक्रेट फ्लैश में अपग्रेड कर दिया जाता है। जॉन ने सावधानीपूर्वक नकल बैज को अपनी जेब में रख लिया, ठंडी धातु कपड़े से सट गई। वह फ्लैश मूव के अपग्रेड के साथ आए बदलावों को आजमाने के लिए बेताब था। खेल में इसके प्रभाव सरल थे। फ्लैश अब भी प्रतिद्वंदी की सटीकता को कम करता था, लेकिन अब यह एक के बजाय 2 चरणों से कम करता था। इसे पहचानना आसान था, लेकिन जॉन जानता था कि यह वास्तविक दुनिया है, उसे इसे स्वयं देखना आवश्यक था। ओरानबेरी को शांति से कुतर रही किरलिया की ओर मुड़ते हुए जॉन ने उसे पुकारा, किरलिया। किरलिया, उसने मुंह में जामुन भरे हुए और सिर को जिज्ञासा से झुकाते हुए ऊपर की ओर देखते हुए उत्तर दिया। फ्लैश का उपयोग करें। किरलिया एक पल के लिए रुकी, मानो ये सोच रही हो कि लड़ाई की चाल चलना या अपना नाश्ता खत्म करना, दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी है। फिर उसने आह भरी, बेर को एक तरफ रख दिया और चाल चलने की तैयारी में अपने हाथ ऊपर उठा लिए। लेकिन जॉन ने उंगली उठाकर उसे रोक दिया। रुको, मुझे पहले अपने धूप के चश्मे चाहिए। उसने अपने बैग से धूप का चश्मा निकाला और उसे पहनते हुए किरलिया को सिर हिलाकर कहा, अब तुम जाओ। किरलिया ने अपनी कलाई को बड़े ही सधे अंदाज में घुमाते हुए फुटबॉल के आकार का एक चमकदार प्रकाश का गोला प्रकट किया। कमरा पल भर में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से भर गया, इतनी तीव्र कि ऐसा लगा मानो किसी छोटे से सूर्य के बहुत करीब खड़े हों। जॉन ने तुरंत अपनी आंखें सिकुड़ी और नजरें हटाने की इच्छा को दबा लिया। वाह, ये तो बेहद तीव्र है, उसने आंखें खुली रखने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। धूप का चश्मा पहने होने के बावजूद ऐसा लग रहा था मानो सीधे सूरज को घूर रहा हो। तेज रोशनी से बेपरवाह होकर किरलिया गेंद से खेल रही थी और उसे अलग अलग रंगों में झिलमिला रही थी। रंगों का मनमोहक परिवर्तन कमरे को एक सहज प्रकाश शो में बदल रहा था। सीक्रेट फ्लैश के बीच का अंतर और सामान्य फ्लैश सिर्फ रोशनी की तीव्रता के बारे में नहीं था, ये नियंत्रण के बारे में था। सीक्रेट फ्लैश के साथ किरलिया चमक, रंग और तीव्रता को अपनी इच्छा अनुसार समायोजित कर सकती थी, जिससे ऐसा प्रभाव पैदा होता था जो प्रतिद्वंद्वी को अंधा कर सकता था या उसे भ्रमित कर सकता था। ऐसा लगता था मानो वह एक बैले डांसर से डीजे बन गई हो। उसकी चमकती रोशनी का गोला उसके आंदोलनों की लय के साथ तालमेल बिठाता था। जॉन ने एक पल के लिए सोचा, मैं इसका इस्तेमाल घर पर बिजली बचाने के लिए कर सकता हूँ। बस किरलिया को थोड़ी और मेहनत करने दो और हम इस कमरे को एक मिनी रेव पार्टी में बदल सकते हैं। ये स्पष्ट था कि सीक्रेट फ्लैश के अपग्रेड से उसकी ताकत में कोई खास वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उसकी बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ थी। फ्लैश मूव्स की सूची में एकमात्र गैर आक्रामक मूव होने के कारण अत्यधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं थी। इसकी सूक्ष्म प्रकृति विरोधियों को सीधे नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें विचलित करने के लिए एकदम सही थी। उसने उस विचार को एक तरफ रख दिया और अपना ध्यान अपने पुरस्कार के दूसरे पहलू पर केंद्रित किया, बल्क अप टीएम और ब्रॉली के ब्रीडर के अनुभव संबंधी नोट्स। बल्क अप, एक ऐसा मूव जिससे आक्रमण और बचाव दोनों बढ़ते थे। जॉन को तुरंत अपने कॉम्बस्कन की याद आ गई। खेल में ऐसे मूव के फायदे स्पष्ट थे, लेकिन जॉन जानता था कि लड़ाइयों के बाहर बल्क अप या ड्रैगन डांस जैसे बफ मूव्स को लगातार अभ्यास से निखारा जा सकता है। ब्रॉली के माचोक जैसी शारीरिक शक्ति एक ही लड़ाई में नहीं बनती थी, इसके लिए डेली समर्पण की आवश्यकता होती थी। जॉन ने ब्रॉली के माचोक की कल्पना की, जिसकी उभरी हुई मांसपेशियां वर्षों के निरंतर ट्रेनिंग का परिणाम थी। अगर वह यही तरीका अपने पोकेमोन पर भी अपना पाता, तो वाकई उनमें काफी वृद्धि देख पाता।
ब्रीडर नोट्स खोलकर जॉन ने ब्रॉली द्वारा अपने पोकेमोन मेडिटाइट, माचोक और हरियामा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तृत ट्रेनिंग विधियों का अध्ययन करना शुरू किया। मेडिटाइट में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हरियामा के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ था, खासकर अपने माकोहिता के लिए। जिज्ञासावश उसने माचोक वाले भाग को भी सरसरी तौर पर पढ़ा, खासकर बल्क अप ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि कॉम्बस्कन की लड़ने की शैली माचोक से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी, लेकिन ताकत और रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की अपरसेप्शन सार्वभौमिक रूप से लाभकारी थी। फ्रोगेडिया बल्क अप नहीं सीख सकता था, लेकिन ताकत और रक्षा क्षमता में कोई भी सुधार उसकी टीम के लिए निश्चित रूप से मूल्यवान होगा। मेडिटाइट नोट्स के एक हिस्से ने उनका ध्यान खींचा, फेक आउट जोड़ फोर्स पाम। यह संयोजन सरल लेकिन प्रभावी प्रतीत होता था। फेक आउट के संपर्क में आते ही फोर्स पाम सक्रिय हो जाता था, जिससे अतिरिक्त क्षति होती थी। इस संयोजन की दिलचस्प बात इसकी बहुमुखी प्रतिभा थी, फेक आउट। इसे अन्य संपर्क गतिविधियों से बदला जा सकता है। जॉन के दिमाग में तुरंत कई संभावनाएं कौंध गईं। कॉम्बस्कन के लिए डबल किक जोड़ फोर्स पाम कैसा रहेगा? वह कल्पना कर सकता था कि कॉम्बस्कन डबल किक मारे और तुरंत उसके बाद तेजी से फोर्स पाम का इस्तेमाल करे, जिससे नुकसान की मात्रा दोगुनी हो जाएगी। हालांकि हाथ की जगह पैर से फोर्स पाम लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसने सोचा। लेकिन कोशिश करके देखना तो बनता है। उन्होंने फ्रोगेडिया के लिए फोर्स पाम जोड़ कट पर भी विचार किया। यह सबसे सटीक कॉम्बो नहीं था, लेकिन यह विस्फोटक होता, जैसे कुनाई पर ताबीज को विस्फोटित करना। रुको, क्लोज कॉम्बैट से पोकेमोन खुद को उड़ा लेता है। क्या ये फोर्स पाम के साथ काम कर सकता है? संभावनाएं रोमांचक थीं, लेकिन जॉन जानता था कि फोर्स पाम जोड़ वाटर शूरिकेन जैसे अधिक उन्नत संयोजनों के साथ प्रयोग करने से पहले उसे फ्रोगेडिया के ग्रेनिंजा में विकसित होने तक इंतजार करना होगा। जैसे जैसे जॉन पढ़ता गया, उसे और भी उपयोगी ट्रेनिंग तकनीकें मिली, जैसे कि काम माइंड, जो स्पेशल अटैक और कंफ्यूजन दोनों को बढ़ा सकता था, जिससे ये किरलिया के लिए एकदम सही साबित हुआ। उसे हरियामा के लिए ऑरा स्फीयर पर भी नोट्स मिले। हालांकि सही वेवगाइड पावर्स के बिना इस मूव को सिखाना मुश्किल होगा, लेकिन कॉम्बस्कन और फ्रोगेडिया के साथ इसे आजमाना फायदेमंद था, खासकर इसलिए क्योंकि वैक्यूम वेव जैसे मूव्स इसके लिए जरूरी थे। बाकी नोट्स में जियोड्यूट के लिए डिफेंस कल और रॉक पॉलिश, ओनिक्स के लिए रॉक स्लाइड और हॉर्डन, और यहां तक कि नोचपास के लिए थंडर वेव जैसी तकनीकों पर सुझाव दिए गए थे। हालांकि ये तकनीकें उनकी मौजूदा टीम के लिए तुरंत प्रासंगिक नहीं थीं, लेकिन जॉन जानते थे कि भविष्य की योजनाओं में, विशेष रूप से जब वे रॉक और इलेक्ट्रिक टाइप के साथ काम करेंगे, तो ये अमूल्य साबित होंगी। ब्रॉली के ब्रीडर नोट्स को पढ़ना ज्ञान के खजाने को क्वेस्ट्स ने जैसा था। हर पृष्ठ व्यवहारिक तरीकों से भरा हुआ था, जो उसके पोकेमोन की क्षमताओं को काफी हद तक बेहतर बना सकते थे। जॉन को यह स्पष्ट था कि यह जानकारी भविष्य में बहुत काम आएगी, और वह इसे व्यवहार में लाने के लिए उत्सुक था।